नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, NAGU वाला प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 6 हिंदी, इसमें हम आज व्याकरण में विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। तो विराम चिन्ह कहाँ कहाँ लगता है, यानी प्रश्नार्थ विराम चिन्ह को कहाँ लगता है, पूर्ण विराम कहाँ लगता है, अल्प विराम कहाँ लगता है, ये सब के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलो आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह बच्चों, विराम चिन्ह के अंतर्गत विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना। अर्थात जब हम किसी वाक्य को कहते हैं या हम किसी बात को जब हम कहते हैं तो उस बात में या फिर उस वाक्य में अधिक स्पष्टता को लाने के लिए तथा उस बात में प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए हम वाक्य के अंतर्गत इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अर्थात भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या फिर वाक्य के अंत में किया जाता है उन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह। जैसे कि छोड़ो मत मारो, वहीं दूसरे वाक्य में कहा गया है छोड़ो मत मारो। तो पहले वाक्य में हम देखते हैं, इस वाक्य में कहा गया है छोड़ो मत मारो, अर्थात इसे छोड़ दो, मारो नहीं। वहीं दूसरे वाक्य में कहा गया है छोड़ो मत मारो, अर्थात इसे छोड़ना नहीं बल्कि इसे मारो। तो इस प्रकार से इन दोनों वाक्यों में अल्प विराम के प्रयोग से जो अर्थ है वह बिल्कुल बदल गया है। पहले वाक्य में छोड़ो शब्द के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, यानी छोड़ो इस शब्द के बाद हम थोड़ा रुके हैं, फिर कहा है मत मारो, अर्थात इसे छोड़ दो, मारो नहीं। वहीं दूसरे वाक्य में हमने मत शब्द के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है तथा इसका अर्थ हो गया छोड़ो मत मारो, अर्थात इसे छोड़ो नहीं, इसे छोड़ना नहीं बल्कि इसे मारो। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग हम वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में करते हैं। तो इस प्रकार से अब आप जान गए होंगे कि भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या फिर वाक्य के अंत में करते हैं उन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह। तो इस प्रकार से हमने जाना कि विराम का अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना, अर्थात भावों को, अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए हम वाक्य के मध्य में या वाक्य के अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह। अब हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के भेदों के विषय में। विराम चिन्ह का पहला भेद है पूर्ण विराम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ण यानी समाप्त हो जाना, विराम यानी रुकना, अर्थात पूर्ण समाप्त हो जाने पर रुकना। अर्थात पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के समाप्त होने पर लगता है। कब किया जाता है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग? जब वाक्य समाप्त हो जाता है तब हम वाक्य के अंत में इस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तथा यह जो लकीर आपको दिख रही है इसे हम बोलते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। इसके लिए कुछ वाक्य देते हैं हम, जैसे कि वैशाली नृत्य करती है, राहुल पढ़ता है। तो बच्चों, आपने देखा जब ये वाक्य समाप्त हो गए हैं, पहले वाक्य में कहा गया है वैशाली नृत्य करती है, जब ये वाक्य समाप्त हो गया है तब वाक्य के अंत में इस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वहीं दूसरे वाक्य में कहा गया है कि राहुल पढ़ता है। तो इस प्रकार से जब ये वाक्य समाप्त हो गया है तब इस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अतः अब आप जान गए होंगे कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है?
जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो वाक्य के अंत में इस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य के समाप्त होने पर लगता है तथा पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा होता है? यह जो लकीर है इसे हम कहते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। अगला भेद है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक अर्थात जो प्रश्न को सूचित करने वाला चिन्ह है वह क्या कहलाता है? प्रश्न सूचक चिन्ह। इस प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां हम प्रश्न को प्रकट करते हैं, अर्थात इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न को प्रकट करने के लिए लगाया जाता है तथा यह जो चिन्ह आपको यहाँ पे दिख रहा है इस चिन्ह को हम बोलते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। इसके लिए कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? तो बच्चों आपने देखा इन वाक्यों में यानी दोनों वाक्यों में ही प्रश्न पूछा जा रहा है। पहले वाक्य में कहा गया है कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है तथा यह प्रश्न करने के बाद इस प्रश्न को प्रकट करने के लिए हमने इस चिन्ह को यहाँ पर इस वाक्य के अंत में लगाया है। वहीं दूसरे वाक्य में कहा गया है कि तुम कहाँ रहते हो। इसके बाद जब ये प्रश्न किया जब ये प्रश्न समाप्त हो गया उसके अंत में हमने इस चिन्ह को लगाया है इस प्रश्न को प्रकट करने के लिए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इस प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न को प्रकट करने के लिए या उस वाक्य के अंत में किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हम किसी वाक्य में प्रश्न को प्रकट करते हैं या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो उस वाक्य के अंत में इस प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? इस प्रश्न को पूछने के बाद इस वाक्य के अंत में प्रश्न को प्रकट करने के लिए इस प्रश्न सूचक चिन्ह को यहाँ पर लगाया गया है। वहीं दूसरे वाक्य में कहा गया तुम कहाँ रहते हो। इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो। इस वाक्य में भी इस प्रश्न को प्रकट करने के लिए इस प्रश्न सूचक चिन्ह को यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इस प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न को प्रकट करने के लिए यानी जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उस वाक्य के अंत में इस प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या इस प्रश्न सूचक चिन्ह को लगाया जाता है। अगला भेद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि यह जो चिन्ह आपको यहाँ पर दिख रहा है इस चिन्ह को बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। और इस चिन्ह का प्रयोग हम विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष यानी खुशी, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए लगाते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण लेते हैं, अरे तुम्हें पढ़ना भी आता है? वाह, ऐसा सुंदर दृश्य पहले कभी नहीं देखा। तो बच्चों आपने देखा पहले वाक्य में कहा गया है अरे तुम्हें पढ़ना भी आता है, अर्थात इस वाक्य में आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है कि अरे तुम्हें पढ़ना भी आता है। अतः इस आश्चर्य के भाव को प्रकट करने के लिए इस अरे विस्मय आदि इस शब्द के बाद हमने इस विस्मय आदि बोधक चिन्ह को लगाया है। वहीं दूसरे वाक्य में कहा गया है वाह, ऐसा सुंदर दृश्य पहले कभी नहीं देखा। इस वाक्य में भी खुशी के भाव को व्यक्त करने के लिए हमने वाह इस शब्द के बाद इस विस्मयादि बोधक चिन्ह को लगाया है। तो इस प्रकार से विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में विस्मय यानी आश्चर्य, खुशी, शोक, घृणा आदि के भावों को प्रकट करने के लिए इस विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तथा इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरा जो चिन्ह है वह है अल्प विराम। अल्प विराम जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा, अल्प यानी थोड़ा, विराम यानी रुकना, अर्थात थोड़ा रुकना। अर्थात इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के मध्य थोड़ा रुकने के लिए या फिर
इस चिन्ह का प्रयोग दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे कि राम, मोहन, रमेश और राहुल मेला देखने गए। तो बच्चों आपने देखा इन शब्दों के मध्य हम थोड़ा विराम भी ले रहे हैं और इन शब्दों को अलग भी किया जा रहा है इस अल्प विराम चिन्ह के द्वारा। पहले वाक्य में कहा गया राम, फिर थोड़ा विराम लिया, मोहन, रमेश और राहुल मेला देखने गए, तथा इन शब्दों को अलग करने के लिए तथा थोड़ा विराम लेने के लिए इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से अब आप जान गए होंगे कि इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए तथा दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यों को अलग करने के लिए इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तथा यह जो चिन्ह दिख रहा है आपको इसे हम कहते हैं अल्प विराम चिन्ह। अगला भेद है अर्ध विराम। यह जो आपको चिन्ह दिख रहा है इसे हम बोलते हैं अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग जहां अल्प विराम से कुछ अधिक समय लगे और वाक्य पूरा ना हो वहां हम इस अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अर्थात जहां हमें वाक्य में अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना पड़े तथा वाक्य पूरा ना हो वहां हम इस अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मेला लगा था, लोग चीजें खरीद रहे थे। तो बच्चों आपने देखा मेला लगा था, इस उपवाक्य के बाद हम अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुके हैं तथा वाक्य भी पूरा नहीं हुआ है, यानी वाक्य अभी अधूरा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जहाँ पर हमें अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना पड़ रहा है तथा वाक्य अभी पूरा भी नहीं हुआ है, वहाँ हमने इस अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से अब आप जान गए होंगे कि अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं। अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है वाक्य में जहां हमें अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना पड़े और वाक्य पूरा ना हो, वहां हम इस अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला भेद है उपविराम। यह जो आपको चिन्ह दिख रहा है इसे बोलते हैं हम उपविराम चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो, वहां हम इस उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सांप्रदायिकता एक कोड है। तो बच्चों आपने देखा कि इस वाक्य में सांप्रदायिकता इस शब्द के बाद इस उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? सांप्रदायिकता क्या है? एक कोड है। तो इस प्रकार से एक कोड है, इस बात को अलग से दिखाने के लिए इस उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है कि सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता एक कोड है। तो इस प्रकार से इस बात को अलग से दिखाने के लिए इस उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से अब आप जान गए होंगे कि उपविराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो, वहां इस उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने अपने इस वीडियो के अंतर्गत जाना कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। विराम चिन्ह में विराम का अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना, तथा इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? वाक्य में वक्ता अपने कथन को, वक्ता होता है बोलने वाला, या फिर हम कह सकते हैं वाक्य में हम अपने कथन को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, उसको और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तथा विराम चिन्ह कहते किसे हैं? भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए हम वाक्य के मध्य में यानी वाक्य के बीच में तथा वाक्य के अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह। तथा हमने यहाँ पर विराम चिन्ह के भेदों के विषय में जाना। विराम चिन्ह के आज हमने 6 भेद जाने हैं, जिसमें पहला भेद था पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के समाप्त होने पर
वाक्य के अंत में लगता है। तथा प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हम प्रश्न को प्रकट करने के लिए लगाते हैं। तीसरा भेद था विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम इस विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा अल्प विराम। अल्प यानी थोड़ा, विराम यानी रुकना, अर्थात जहां वाक्य में हमें थोड़ा रुकना पड़े तथा जहां वाक्य में दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को अलग करके दिखाना हो, वहां पे हम उस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पांचवा भेद था अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में वहां किया जाता है जहां हमें अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए रुकना पड़े तथा वाक्य पूरा ना हो, वहां हम करते हैं अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग। इसके बाद हमने पढ़ा उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह क्या होता है? जहां किसी बात को अलग करके दिखाना होता है उसे हम कहते हैं उपविराम चिन्ह। तथा यह जो चिन्ह आपको दिख रहा है यह चिन्ह कहलाता है उपविराम चिन्ह। अब हम करेंगे कुछ प्रश्नों का अभ्यास, जिससे आज आपने इस वीडियो के अंतर्गत जो भी कुछ सीखा है आप इन प्रश्नों का अभ्यास करके यह जान सकें कि आज आप कितना सीख पाए हैं। तो पहला प्रश्न है, भावों तथा विचारों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के मध्य में या अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं क्रिया, विराम चिन्ह, समास या फिर क्रिया विशेषण। तो इसका सही उत्तर है विराम चिन्ह, अर्थात वाक्य में हम अपने विचारों या भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में या फिर वाक्य के अंत में हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य के समाप्त होने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न सूचक चिन्ह का, पूर्ण विराम का, अल्प विराम का या फिर उपविराम का? इसका सही उत्तर है पूर्ण विराम का, यानी वाक्य के समाप्त होने पर हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न सूचक चिन्ह का, पूर्ण विराम चिन्ह का या फिर अल्प विराम चिन्ह का या उपविराम चिन्ह का? इसका सही उत्तर है उपविराम चिन्ह का, अर्थात जहां वाक्य में हमें किसी बात को अलग करके दिखाना होता है वहां हम इस उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने उदाहरण लिया था कि सांप्रदायिकता एक कोड है, तथा सांप्रदायिकता के बाद हमने इस उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया था उस बात को अलग से दिखाने के लिए कि सांप्रदायिकता क्या है, एक कोड है। अगला प्रश्न है, जहां अल्प विराम से कुछ अधिक समय लगे तथा वाक्य पूरा ना हो वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न सूचक चिन्ह का, पूर्ण विराम का, अर्धविराम का या फिर उपविराम का? इसका सही उत्तर है अर्धविराम चिन्ह का, अर्थात जहां हमें वाक्य में अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए रुकना पड़े तथा वाक्य पूरा ना हो वहां हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं।